अब हम देखेंगे ज्योग्राफी इकाई फर्स्ट का क, अध्याय क है आपका प्राकृतिक संसाधन। पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और आप पूरा वीडियो जरूर देखें। आपको प्राकृतिक संसाधन का जो महत्वपूर्ण आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। यानी कि प्राकृतिक संसाधन का, यानी कि आपको प्राकृतिक संसाधन का जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सारा ऑब्जेक्टिव का आपको झंझट ही खत्म हो जाएगा। आप इस पूरे वीडियो को देखें और ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयारी कर ले, आपको इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव की कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए दोस्तों हम देखते हैं। पहला देखेंगे ऑब्जेक्टिव आपका, इसमें चैप्टर में पहला ऑब्जेक्टिव बनता है कि मृदा किस प्रकार का संसाधन होता है। आपको पता ही होगा मृदा का मतलब क्या होता है दोस्त। मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी, और इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सॉइल। क्या बोला जाता है, सॉइल। मृदा का मतलब ही होता है मिट्टी, और कह रहा है मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है। तो आपको पता ही होगा कि मिट्टी नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय प्राकृतिक। आपसे पहला कोई सवाल पूछेगा मृदा किस प्रकार का संसाधन है, तो मृदा क्या है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। आइए हम दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है, भारत में लगभग कितना प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है। भारत में कितना प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। कितने प्रतिशत, 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। आइए हम अब तीसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, भारत में कितना प्रतिशत भूभाग पर पठार विस्तृत है। भारत में कितना प्रतिशत भूभाग पर पठार विस्तृत है, तो पठार 27% भूभाग पर भारत में पठार विस्तृत है। उसके बाद कहा जा रहा है, आपका अगला प्रश्न अब आ गया चौथा, भारत में भौतिक गुणों के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। भारत में भौतिक गुणों के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। भौतिक आधार यानी कि उसका जिस तरह से यूज हो रहा है, हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। आइए हम देखते हैं फिर अगला प्रश्न क्या है। आपसे कोई पूछ दे कि भारत में भौतिक के आधार पर जैसे मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, भौतिक गुणों के आधार पर, तो आइए हम देखते हैं भौतिक गुणों के आधार पर मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। अब आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक यानी विस्तृत रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। आपसे पूछा जाए भारत में सबसे विस्तृत मात्रा में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मात्रा। इससे पहले वाला ऑब्जेक्टिव में हम आपको बताए थे कि मृदा को 6 भौतिक गुणों के आधार पर मृदा को 6 भागों में बांटा गया, उसी में से वो पहला है जलोढ़ मृदा, जिसका विस्तार बहुत ज्यादा है। आइए हम फिर अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि आपका अगला ऑब्जेक्टिव क्या है। जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे होता है जी, जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे होता है, बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका। बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका से क्या होता है आपको। तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे, ये आपका प्रश्न था कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे होता है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका। मृत्तिका मतलब होता है कि अवसादी शैलों के जो छोटे छोटे कण होते उसी को क्या कहते हैं, मृत्तिका कहते। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा 9। अच्छा, आपका अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है। जलोढ़ मृदा का रंग धुंधला एवं भूरा होता है। जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है, धुंधला एवं भूरा होता है। जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है, धुंधला एवं भूरा होता है। आइए फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। आपके इस चैप्टर का अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपका अगला प्रश्न है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। आयु के आधार पर, तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है। एगो पहला बांटा गया है पुरानी जलोढ़ मृदा, और दूसरा है आपको नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन का मतलब ही होता है नया जलोढ़ मृदा। पहला है आपका पुरानी जलोढ़ मृदा, उसके बाद है नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन का मतलब होता है नया जलोढ़ मृदा। कह रहा है पुरानी जलोढ़ मृदा में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है। पुरानी जो जलोढ़ मृदा बना है उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें पुरानी जलोढ़ मृदा में आपको अगला में है कंकर एवं बजरी। कंकर एवं बजरी की मात्रा ज़्यादा होती है। छोटे छोटे कंकर टाइप के जो होते हैं इस मृदा में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब हम आपको अगला प्रश्न देखेंगे
पुरानी जलोढ़ मृदा, एक तो हम नाम जान ही गए पुरानी जलोढ़ मृदा, इसका और भी दूसरा नाम हो सकता है। तो इसका और दूसरा नाम क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या बोलते हैं? बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। बांगर नहीं बोलना है जी, बांगर बोलना। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर बोलते हैं। शायद आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे कि खादर और बांगर, वही बात कह रहा है बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। और उसके बाद कह रहा है और नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। इसमें बजरी की मात्रा कम होती है और पुराने जलोढ़ मृदा में बजरी की मात्रा अधिक होती है। अब कह रहा है खादर में, खादर जो मृदा होती है उसमें किसकी मात्रा, किसका मिश्रण रहता है? तो उसमें रहता है बालू एवं मृतिका का। किसका रहता है? बालू एवं मृतिका का। आपको हम समझा दिए थे मृतिका किसको कहते हैं। अब शादी शैलों के जो छोटे छोटे कण होते हैं, माइक्रोन से भी छोटे छोटे, उसी को मृतिका कहा जाता है। अब आपका अगला 14वां ऑब्जेक्टिव आप सुनिएगा ध्यान से, बीच में छोड़ के जाइएगा नहीं, आ जाइएगा तो आप पछताइएगा, सोच लीजिए, काहे कि आज ही हम सब ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। आपका अगला ऑब्जेक्टिव है जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व की कमी रहती है? एक बात बताइए, जब मानव बनाया गया तो मानव में सब गुण परिपूर्ण नहीं है, वो तो मिट्टी है, मिट्टी में सब गुण परिपूर्ण मिलेगा। इसीलिए कहा गया जलोढ़ मृदा में कौन सी तत्व की कमी रहती है? तो उसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। किसमें? जलोढ़ मृदा में। तो नाइट्रोजन हम कहाँ से लेके देंगे जी? यूरिया से। यूरिया में आप यूरिया के खाद का बोरा जब खरीदिएगा तो लिखल रहता है N बराबर 46%। इसका मतलब नाइट्रोजन है। और जैव पदार्थ, जैव पदार्थ का मतलब क्या होता है? आप अपने हाथों से जो खाद को तैयार करते हैं वही क्या कहलाता है? जैव पदार्थ कहलाता है। चलिए हम अगला प्रश्न अब देखते हैं, आपका 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका अगला है ऑब्जेक्टिव, जलोढ़ मृदा में कौन कौन से फसल को उपयुक्त माना जाता है और कौन से फसल अच्छे होते हैं? सब मिट्टी में अलग अलग फसल होते हैं। अब मान लीजिए बलुई मिट्टी में आप जा कर के मक्का लगाइएगा तो क्या वो सही से पैदावार हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी जिस मिट्टी का जो फसल है आपको वही मिट्टी अच्छा भी, वही फसल आपको अच्छा भी होगा। तो जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है? जलोढ़ मृदा में गन्ना, जिसको ईख भी बोलते हैं, चावल, कौन कौन? गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन, ये सभी फसलें लगाई जाती है जलोढ़ मृदा में। कौन? गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का और दलहन। दलहन किसको कहते हैं? यानी दाल वाले जो भी फसल होते हैं, अरहर हो गया, सरसों, अरहर हो गया, मूंग हो गया, ये सभी क्या कहलाएंगे? दलहन फसल, यानी दाल वाले फसल कहलाएंगे। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव आपको क्या कर रहा है? उत्तर बिहार में क्या कर रहा है? उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहते हैं? उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उत्तर भारत में क्या कहते हैं? उसको दियारा भूमि। उत्तर बिहार में, सॉरी, उत्तर बिहार में बालू प्रधान को क्या कहते हैं? दियारा भूमि। क्या कहते हैं? दियारा भूमि। अब हम अगला देखेंगे क्या कर रहा है। 17वां, जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है, यानी कौन कौन राज्य में ये फैला हुआ है? यानी ये गुजरात और राजस्थान, जहां पर नदी डेल्टा बनाती है, जैसे गंगा नदी पश्चिम बंगाल में डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा जो कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है। उसके बाद अन्य नदियां जो डेल्टा बनाती है, वहां पर गुजरात और राजस्थान तक ये फैला हुआ है। कौन? जलोढ़ मृदा। अब कहता है अगला, हम आपको पुरानी जलोढ़ मृदा के बारे में बताए। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर भी कहते हैं। अब आइए देखते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा के महीन कण पाए जाते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा के महीन कण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? आप ही को बताए थे उस समय। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम कहते हैं बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा को हम क्या कहेंगे? खादर। क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अब आपका फिर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर कौन सी कृषि की जाती है? जलोढ़ मृदा में अधिक उपजाऊ होता है, शक्तिशाली मिट्टी होता है, इसलिए इस मिट्टी पर कौन सी कृषि ज़्यादा उपयोगी है? गहन कृषि। कौन सी कृषि? गहन कृषि। गहन कृषि का मतलब आप समझते होंगे, एक बार मतलब जैसे फसल को बार बार बदल बदल के लगाया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी क्या होती है? अच्छी रहती है। और उसके बाद क्या होता है? गहन कृषि में आप एक साथ कई फसल बो सकते हैं, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। आइए हम अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब आइए हम देखते हैं काली मृदा। भौतिक मतलब जैसे भौतिक रूप से भौतिक गुणों के आधार पर जो मृदा को बांटा गया था वो 6 प्रकार के थे। पहला आपको जलोढ़ मृदा बता दिए। आइए हम दूसरा मृदा देखते हैं, काली मृदा। कहता है काली मृदा का रंग काला किस यौगिक के कारण होता है?
काली मृदा का रंग काला किस यौगिक के कारण होता है? तो हम लिखेंगे एल्यूमिनियम और लौह यौगिक। एल्यूमिनियम और लौह यौगिक के कारण काली मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। बात समझ गए दोस्तों। अब अगला, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी, नामे है काली। इसको एक और बात बोलते हैं, काली कपासी भी मिट्टी। तो इसलिए काली कपासी जब बोलते हैं तो काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक उपयुक्त है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखेंगे, ऑब्जेक्टिव का क्या है। काली मिट्टी यानी भारत में काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? मतलब भारत में काली मिट्टी का विस्तार कितना है? तो कितना है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर। 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर काली मृदा है। जलोढ़ मृदा भी आपको 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। याद रखिएगा, काली मृदा और जलोढ़ मृदा आपको 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर उपलब्ध है। आगे आप देखिए, काली मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है? काली मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक इत्यादि। आप याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी राज्यों में क्या है? काली मृदा का विस्तार है। अब आइए हम फिर आगे देखते हैं काली मृदा का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, JJI जिसको हम बोलते हैं। VVI तो हुआ भगवान भरोसे आएगा ना, JJI का मतलब हुआ जरूर आएगा। तो आपको काली मृदा का आपसे पूछा जा रहा है, काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? खूब पूछता है ये प्रश्न। तो काली मृदा का स्थानीय नाम रेगूर मृदा है। क्या है? रेगूर मृदा। काली मृदा का स्थानीय नाम रेगूर मृदा है। चलिए आइए हम अगला फिर प्रश्न को समझते हैं। काली मृदा को स्थानीय नाम रेगूर मृदा समझ लिए। कहता है काली मृदा की विशेषताएं क्या होती है? सबसे बड़ी विशेषताएं देखिए, जितने भी मिट्टी है किसी की कुछ खास विशेषताएं, किसी के गुण होते हैं तो किसी के अवगुण होते हैं। यानी कि इसमें गुण क्या क्या है? इसमें काली मिट्टी में अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता, अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है। इसका यही विशेषता है। इसमें जब भी आप सिंचाई करिएगा तो इसका मिट्टी चिपचिपा टाइप का हो जाएगा, आपके हाथ पैर में लग जाएगा, जैसा लगेगा मुँह में फेरन लवली थोपने। आपका अगला प्रश्न आप देखिए क्या कह रहा है कि काली मृदा में कौन कौन से तत्वों की प्रधानता है? काली मृदा में कौन कौन से तत्वों की प्रधानता है? तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से तत्व मिलते हैं। कैल्शियम, कौन मिलते हैं? कैल्शियम आपको पहले, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद कार्बोनेट, मैग्नीशियम, उसके बाद आप आ जाइए आपको पोटास और चूना। ये सभी तत्व आपको मिलेंगे किस मिट्टी में? तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व की प्रधानता होती है उसमें आप बताएंगे कैल्शियम, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। याद रहेगा दोस्तों। फिर चलिए हम आइए अगला देखते हैं। आपका अगला क्या कह रहा है प्रश्न? आपका अगला प्रश्न है काली मृदा में कौन से पोषक तत्व की कमी होती है? अभी हम आपको बताए थे जिसमें गुण होता है उसमें अवगुण भी होता है। तो काली मृदा में वो सभी पोषक तत्व थे तो किसी न किसी पोषक तत्व की कमी होगी। वो पोषक तत्व है फास्फोरस। वो कौन सा पोषक तत्व है? फास्फोरस। इस तत्वों की कमी रहती है किसमें? काली मिट्टी में। अब आइए दोस्तों देखेंगे कि काली मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं। काली मिट्टी में कौन कौन से फसल? तो गन्ना, गेहूं, क्या क्या हो जाएगा? गन्ना, गेहूं, प्याज और फल हो जाएगा। काली मिट्टी में कौन कौन से फसल? तो गन्ना, गेहूं, प्याज और फल की खेती उपयुक्त मानी जाती है। ऐसे सर्वाधिक खेती तो इसमें आपको बताए थे पहले ही कि कपास की खेती होती है। इसलिए इस मिट्टी को हम कहीं कहीं लिखल मिलेगा आपको काली कपासी मृदा। तो कपासी समझ जाइएगा, उसी का चर्चा हो रहा है। आपका अब अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी तो आप पढ़िए लिए। उसके बाद आइए चलते, दो प्रकार की मिट्टी हो गया। अब आइए चलते हैं फिर लाल एवं पीली मिट्टी में। लाल एवं पीली मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है? लाल एवं पीली तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादि जगहों पर लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार किया गया है। आपका अगला प्रश्न आइए हम देखते हैं। अब काली मिट्टी के विस्तार के बारे में देख लिए। अब आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में कुल लाल मिट्टी का विस्तार कितना है? भारत में कुल लाल मिट्टी का विस्तार कितना है? तो उसका हो जाएगा आपको 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि। 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि। आइए फिर हम अगला देखते हैं।
आपका फिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आपका ये चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन। कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन। उसका आपको अगला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। लाल एवं पीली मिट्टी में कौन सी फसल लगाई जाती है? लाल एवं पीली मिट्टी में कौन सी फसल? चावल, ज्वार, बाजरा, और आप देख लीजिए मक्का, मूंगफली इत्यादि फसलें लगाई जाती है। किसमें? लाल एवं पीली मिट्टी में। आइए फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। लेटेराइट मृदा का विस्तार कितना है? लेटेराइट मृदा का विस्तार, ये लेटर शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट। यानी कि देखिएगा ईटा टाइप का आपको मिट्टी मिलेगा, लगेगा ईटा का महीन कण है ये लेटेराइट मिट्टी। इसका विस्तार कितना है? 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि। 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर लेटेराइट मृदा का विस्तार है। हम आइए अगला प्रश्न फिर से देखेंगे। लेटेराइट मृदा के बारे में कुछ जाने। अब इसमें देखेंगे कि लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लाल। लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो एल्युमिनियम और लौह अयस्क के कारण। एल्युमिनियम और लौह अयस्क के कारण लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। लेटेराइट मृदा का विस्तार सबसे, यानी लेटेराइट मृदा सबसे ज़्यादा मिलती कहाँ है? तो वो आपको मिलेगा कहाँ में? कर्नाटक में। कर्नाटक चले जाइएगा आप, वहाँ पर लेटेराइट मृदा को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। अब फिर आपका अगला है, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? लाल या हल्का भूरा टाइप से होता है। आइए अगला फिर प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत जैसो पशुधन के मामले में, यानी पशु पालने के मामले में भारत का स्थान कैमा है? तो भारत का स्थान प्रथम है। दोस्त आपके किताब में लिखा होगा अग्रणी है। अग्रणी का मतलब ही होता है आगे, यानी कि प्रथम है भारत देश। अब आपका अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? तो 80% लोग किस चीज़ पर निर्भर हैं? कृषि पर निर्भर है। हम लोग कृषि पर निर्भर हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य है, आप बोल सकते हैं। और फिर आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आपका अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है वो देख लीजिए। पंजाब और हरियाणा कह रहा है, पंजाब और हरियाणा में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर खेती होता है, यानी कृषि होता है? यानी 80%। मान लीजिए जितना भूमि पंजाब और हरियाणा में है ना, उसका 80% भूमि पर क्या होता है? कृषि ही किया जाता है, खेती ही किया जाता है। आप देखेंगे वहाँ लोग ज़्यादातर खेती पर ही डिपेंडेंट होते हैं। आपका फिर अगला प्रश्न अब क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, किसी भी देश में पर्यावरण, ये जो मेरा वातावरण है, पर्यावरण है, उसको संतुलित रखने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन लगाना जरूरी है? तो दोस्तों 33% क्षेत्र में वन लगाना जरूरी है। अगर 33% क्षेत्र में अगर वन नहीं रहेगा तो हमारा पर्यावरण संतुलित नहीं होगा। इसी प्रकार से कोरोना वायरस, हंता वायरस, अखंता वायरस आते ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा पर्यावरण संतुलित नहीं है। अगर हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा तो क्या होगा कि जो भी छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं वो सब होना बंद हो जाएगी, और हम इन सब से ऊपर जब उठेंगे तो कठिनाइयाँ का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अभी पर्यावरण असंतुलित है, सांस लेने में दिक्कत होगा, बहुत ढेर सारे कठिनाई का आपको सामना करना पड़ेगा। अब कहता है जल क्रांता की समस्या कैसे आती है? जल क्रांता की समस्या तब आएगी जब भूमि निम्नीकरण होगा। अब भूमि निम्नीकरण कैसे होगा जी? अधिक सिंचाई से। कैसे होगा? अधिक सिंचाई से। सिंचाई मतलब समझ रहे हैं ना, अधिक सिंचाई से। अब आप अगला प्रश्न देखिएगा, जल क्रांता के बाद क्या कह रहा है? मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखने के लिए, मृदा के पोषणीय स्तर, पोषणीय स्तर का मतलब आप समझिए, यानी कि मिट्टी जो है उसमें अच्छा उपज के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए जी? फसल चक्रण करना चाहिए। फसल चक्रण करना चाहिए। फसल चक्रण का मतलब ही हुआ कि बदल बदल के फसल को लगाना। कम से कम एक, जैसे अभी हम गेहूँ लगाए तो अगले बार मक्का लगाएंगे, उसके बाद फलीदार लगाएंगे जिसमें फलीदार टाइप का हो। वो सब लगाने से क्या होता है? खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। जब आपको खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, सोच लीजिए अच्छी पैदावार होगी और किसानों को मुनाफा भी ज़्यादा होगा, किसानों को टेंशन कम हो जाएगा। आप अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है।
आपका अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। मृदा अपरदन का मतलब क्या हो जाता है? अपरदन का मतलब होता है कटाई, या मृदा का मतलब मिट्टी, यानी कि मिट्टी कटाई को हम कैसे रोक सकते हैं जी? समोच्च जोताई से। क्या चीज़ से? समोच्च जोताई से हम मिट्टी के अपरदन को यानी मृदा के अपरदन को हम रोक सकते हैं। कहता है पवन अपवर्दन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है? तो पवन यानी जहाँ तेज हवा बहता है, जहाँ मिट्टी कट जाता है, खूब धूल उड़ता है, वहाँ किस प्रकार की खेती होती है? तो वहाँ दोस्त पट्टिका कृषि होती है। कौन कृषि? पट्टिका कृषि। समझ रहे हैं ना? उसके बाद आप अगला प्रश्न पे आ जाइए। कह रहा है मेढक के प्रजनन पर कौन सा रसायन है जो उसको रोक लगा सकता है, ऐसे नष्ट कर सकता है? तो वो एंडिन नाम का रसायन है। कौन नाम का? एंडिन नाम का रसायन है जो मेढक के प्रजनन पर रोक लगा सकता है। आइए हम अगला प्रश्न, एक और प्रश्न इस अध्याय का देख लेंगे। मृदा संरक्षण का क्या कर रहा है? सबसे अच्छा उपाय क्या है? यानी मृदा यानी मिट्टी को अगर हम संरक्षित करना चाहते हैं तो उसका उपाय हमें बताइए कौन सा उपाय है? तो उसका एक अच्छा उपाय है वृक्षारोपण। क्या है? वृक्षारोपण। यदि हम वृक्ष लगाते हैं सभी ओर तो क्या होगा? अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो उससे फायदा क्या होगा कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा, मृदा का अपरदन नहीं होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में प्राकृतिक संसाधन के हम जितने भी ऑब्जेक्टिव हमको अच्छे लगे, महत्वपूर्ण जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, उसको हमने बताने का आज काम किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे का अब आपको मिल जाएगा अगले वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा आपको अगले वीडियो में, और वो भी बहुत ही सटीक भाषा में। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आप देखेंगे, मुस्कुराएंगे और याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो